हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों हमारे पास है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पूरा का पूरा एक कंप्लीट वन शॉट एक लेक्चर बना रखा है जिसमें बोर्ड के अदर इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं सब इंक्लूड कर रखे हैं बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर बेसिस की प्रॉपर्टीज, फिर सॉल्ट, फिर वही सॉल्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो रिएक्शंस आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा बच्चों, पूरा का पूरा लेक्चर डिटेलिंग में हम इसे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि व्हाट इज एसिड। हमारे दिमाग में यह आता है कि एसिड क्या चीज है। देखो बचपन से हमें पता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन एसिड वो सब्सटेंस भी होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज करते हैं बच्चों, उसे भी हम एसिड बोलते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज करते हैं। अब ऐसे दिमाग में ये नहीं सोचना है कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर एसिड, ये भी नहीं हो सकता बच्चे। जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज करते हैं बच्चों, उसे हम नेम देते हैं एसिड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज करेंगे बच्चों, जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज करते हैं उसे हम नेम देते हैं एसिड। एच का मतलब है बच्चों प्रोटॉन, इसका क्या मीनिंग होता है, प्रोटॉन। और इसी को हम नेम देते हैं, दूसरा आयन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनेगा यह भी हम आगे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता, और दूसरा क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं बच्चों। और ये एक लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COH होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड है H2CO3 है, फॉस्फोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब हमारे पास एसिड के एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने नेम भी सुने इनके। अब बच्चों इसमें हम देखते हैं कि जो विनेगर है, विनेगर क्या चीज होती है। अगर यही हमारे पास एसिडिक एसिड को 5 to 8% के अमाउंट में ले लेते हैं तो उसे बच्चों हम नेम देते हैं विनेगर। 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसे क्या नेम दिया जाता है, विनेगर। बड़े इंपॉर्टेंट इनके यूजेस भी हैं बच्चों। हम देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड हमने देखा, एक ट्रांसपेरेंट हमारे किचन में एक रहता है फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसे हम क्या नेम बोलेंगे, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हनी भी है, या फिर चींटी जब हमें काटती है बच्चों तो वो क्या सिक्रीट करती है, वो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कोल्ड ड्रिंक है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक में वाटर मिक्स हो जाता है तो वो क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमें अच्छा लगता है पीने में वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से लगता है बच्चों। लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है बच्चों। आप इसी में हम आगे और डिटेलिंग में समझते हैं कि हमारे पास दो एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, मतलब एसिड कितना ब्रेक डाउन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे हम एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड नंबर है वीक एसिड। बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन जो है, या फिर आयोनाइज्ड कंप्लीटली, मतलब ये क्या है, 100% आयोनाइज्ड होते हैं। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 100% आयोनाइज्ड, 100% आयोनाइज्ड। या फिर डिसोसिएट, ठीक है बच्चों। अब ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए उसे हम क्या नेम देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हमारे पास HCl है, हमने इसे वाटर में लिया, अब कैसे हम ऐड करेंगे अभी ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा।
HCl हमारे पास है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो एसिड वो सब्सटेंस है जो H आयन को रिलीज कर रहा है बच्चे, ये हमारे पास है H आयन, तो मतलब ये क्या है, एसिड है हमारे पास। ये क्या हुआ बच्चों, एसिड। आप इसी ढंग से हमारे पास है H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बना होगा, ये बना बच्चों, H हमारे पास है जिसमें चार्ज +1, सल्फेट पे चार्ज -2, तो ये फॉर्म हो जाता है H2SO4। तो कितने H आयन है इसमें हमारे पास, H पे प्लस चार्ज, लेकिन नंबर कितने हैं बच्चों, 2, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इसी ढंग से HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये सब एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ध्यान में ये भी रखना है बच्चे, सल्फेट होता था SO4 2 नेगेटिव आयन, इसे क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। इन पॉइंट को भी ध्यान रखना है आपको। इसी ढंग से नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, तो यहां पर H वैलेंसी 1 चार्ज +1, NO3 चार्ज -1, तो ये बन जाएगा बच्चों HNO3। तो इस ढंग से ये सब क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत सारे एसिड्स होते हैं बच्चे, तो अभी आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको ये चीजें पता हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब कंप्लीटली कभी भी नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, डज नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, मतलब पार्शियली आयोनाइज्ड है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है बच्चों। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारे पास है जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, या इन वाटर ले लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बच्चे वाटर के साथ जो ये एसिड हमारे पास ऐड हो रहा है, दो चीजें आ गई ना, तो ये आ गया इन वाटर। अब क्या होगा, H आयन देखो, कार्बोनिक है, H पे प्लस चार्ज, कार्बोनेट पे बच्चों -2 चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, H2CO3, मतलब H आयन, कितने H आयन है, 2, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। इस आयन को नेम देते हैं कार्बोनेट आयन। अब हमारे पास सेकंड नंबर है एसिटिक एसिड। एसिटेट आयन, ये आ जाएगा CH3COO, यहां पर -1, H पे +1, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ऐसे ये आ गया हमारे पास फॉर्मिक एसिड बच्चों। फॉर्मिक एसिड किसमें, इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन होना है, बिना वाटर के कोई भी एसिड H आयन को रिलीज नहीं करेगा बच्चे। तो इसमें हमें क्या चाहिए, यहां पर एक्वस मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए ही चाहिए। देखो फॉर्मेट आयन, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन। ये क्या है सब, वीक एसिड, दोज एसिड्स विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस। फर्स्ट नंबर जो आता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को ही दूसरा नेम बोलते हैं बच्चों मिनरल एसिड, जिसे हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, तो वो हमारे पास एक नॉन लिविंग सोर्स है, तो उसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि HCl,
क्लोरीन हमारे पास अर्थ क्रस्ट में होता है बच्चों, यहां से हमें मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर होता है सल्फ्यूरिक एसिड मिला, नाइट्रोजन होता है नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस है फास्फोरिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो सब इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड जिसे हम लिविंग सोर्स, प्लांट भी हो सकते हैं एनिमल भी हो सकते हैं, और ये सब क्या होते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड है बच्चों, फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, यूरिक एसिड है। ये सब एग्जांपल्स हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड के हैं। एसिटिक एसिड जैसे विनेगर है, फॉर्मिक एसिड जैसे हनी भी कट कर देती है या फिर चींटी कट कर रही है वो इसी एसिड को सिक्रीट करती है। लैक्टिक एसिड कहां पर होता है, लैक्टिक एसिड हमारे कर्ड में प्रेजेंट है बच्चे। मैलिक एसिड एप्पल में है, सिट्रिक एसिड ऐसे ही हमारे खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं, ऑरेंज लेमन, ऑरेंज लेमन सब में सिट्रिक एसिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड जो है टोमेटो में होता है, यूरिक एसिड यूरिया में प्रेजेंट है बच्चों। चलिए ये हमारे पास है। अब आते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो कि इंपॉर्टेंट है, या आपको याद रखने ही रखना है कि इनके सोर्सेस पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे कि एसिटिक एसिड है विनेगर, इसका सोर्स है। सिट्रिक एसिड है बच्चों सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, खट्टे फ्रूट्स जो भी हैं। लैक्टिक एसिड मतलब मिल्क हमारे पास, सोर मिल्क मतलब कि कर्ड है उसमें प्रेजेंट होगा। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किसमें होगा, ग्रीन एप्पल जो होते हैं बच्चे, ग्रेप्स में होगा, इमली में होगा बच्चों। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो है जब एप्पल पूरा का पूरा पक जाता है बच्चे तब वहां पर हमारे पास मैलिक एसिड होगा। यूरिक एसिड यूरिन में होता है। एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड प्रोटीन में है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, है ना, चींटी जब कट करती है या हनी बी, इनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड रहता है कि ये हमारे पास बच्चों एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिट्रिक एसिड, ये पूछ दिया जाता है। मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बच्चों, फॉर्मिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, जिनके नेचुरल सोर्स पूछा जाएगा, आपको ध्यान में रखना ही रखना है बच्चों। अब हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों उससे पहले एक पॉइंट हम यहां पर समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन से पहले एक इस बात को समझते हैं कि हमें देखना कोई भी एसिड है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें लेस अमाउंट या फिर नो अमाउंट ऑफ वाटर होती है बच्चों, है ना, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड मतलब जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। अब कैसे एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करेंगे, देखो दो तरीके हमारे पास देखते हैं। या तो हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे या वाटर में एसिड ऐड करेंगे बच्चों, यही दो तरीके हैं हमारे पास। अगर हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो एसिड की अमाउंट होती है बच्चों ज्यादा, तो इस कंडीशन में एक्सप्लोजन हो जाएगा बच्चों, है ना, बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में हीट को ये रिलीज करता है। लेकिन क्या होगा कि जब हम एक वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर सॉरी एसिड जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो तरीका क्या है, हमारे पास ये है कि एसिड टू वाटर, मतलब एसिड को वाटर में हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, न कि वाटर टू एसिड। जैसे ही हमने वाटर को एसिड में ऐड किया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो दिमाग में रखना है, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में ऐड करेंगे बच्चों, हम वाटर, है ना, यही हो रहा है। हमारे पास वाटर था, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर, तो यही हमारे पास एक एसिड को डाइल्यूट करने का एक तरीका है बच्चों। चलिए हम इसी में आते हैं अपने। तो बच्चे हमारे पास क्या है, डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास मोर अमाउंट में वाटर है, लेस अमाउंट में एसिड है। क्या करना है आपको, आपको यह करना है कि वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें हमारे पास बहुत ही लो क्वांटिटी में एसिड होता है या सॉरी वाटर होता है या फिर नहीं होता है वाटर, तो वो हमारे पास है कंसंट्रेटेड एसिड। चलिए बच्चे अब आयनाइजेशन के बेसिस पर हमने अभी पढ़ चुके हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बच्चे सबसे पहले एसिड क्या है, सोर इन टेस्ट है,
जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस एसिड होते हैं हमारे पास। फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड, ये दोनों दो एसिड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ये सब हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, ऑक्सैलिक और बोरिक। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स, ये हम पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे पास लिटमस पेपर है, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, रेड में। जैसे कि और भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, जैसे कि कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, तो उनमें हम सारा कुछ अभी देखेंगे। जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, और मिथाइल ऑरेंज फॉर्म ऑरेंज टू पिंक व्हाइल फिनोल्फथलीन रिमेन कलरलेस। इस वाले टॉपिक को अभी हम पूरा डिटेलिंग में डिटेलिंग में पढ़ेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो एसिड में आयंस होते हैं, मतलब एसिड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में, H आयन और Cl नेगेटिव आयन। देखो चार्ज हमारे पास है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। अब हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये कि मेटल अगर एक एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस बच्चे कंडीशन यही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हम यहां पर एसिड यूज करते हैं, जो हम एसिड यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में, और वो भी क्या, HCl और H2SO। और कौन सी स्टेट में बच्चे, डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड हाईली कोरोसिव होते हैं बच्चों, मतलब बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, एक्सप्लोजन करना स्टार्ट कर देंगे मेटल के साथ। तो हम क्या लेते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं। मेटल लिया हमने, मेटल वो मेटल यूज करेंगे बच्चों जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन से लेस वाले डिस्प्लेस नहीं कर सकता बच्चों। जैसे कि मैं इसमें बोलूं Zn प्लस H2SO4 एसिड हमने ले लिया, और वो भी किसमें, डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया बच्चों। ये क्या बना देगा, ZnSO4 डिस्प्लेस करेगा। क्यों, Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में इधर आ रहा है, Zn इधर है बच्चों, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। कौन सी साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। और इसके सामने अगर हम बर्निंग कैंडल ले जाएं तो ये पॉप साउंड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन यही होता है बच्चों। अगर हमने क्या किया, Mg ले लिया, HCl ले लिया बच्चों, और वो भी कौन सा, डाइल्यूटेड, क्या बन जाएगा, MgCl2, MgCl2 प्लस H2। देखो Mg की भी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहां पर Zn और Mg हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है, और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो रही है तो एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक भी, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या थी, ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करता। तो यही हमारे पास है। अब इसी के बाद अगर हम देखें कॉपर के साथ, बच्चे कॉपर के साथ HCl अगर हम ले लेते हैं, देखो अब कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। देखो कॉपर नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन सॉरी कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। नेक्स्ट नंबर बच्चे, साथ साथ बच्चों नोट भी करते रहना है आप लोगों को। ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिक्स हैं, आप कोई भी आपको याद कर सकते हैं। मैं एक यहां पर बता रहा हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, केदारनाथ का माली
आलू जरा फीके से पकाता है। फिर से सुनिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अच्छे पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अच्छे पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव यहां मर्क्यूरी आ जाएगा, हर गांव आलू मतलब सिल्वर हो गया, अच्छे मतलब गोल्ड आ जाएगा बच्चे, और पकाता है प्लेटिनम। जो भी आपको न्यूमोनिक्स पढ़ रखा है बच्चों, उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बस आपको उसे अप्लाई करना आना चाहिए। मेन इसमें यही है कि हम कहां पर कौन सी रिएक्शन में किस ढंग से हम उसे चेक कर रहे हैं। चलिए इसी में हम आगे देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास अगर मेटल में हमने देखा, अगर मेटल हमारे पास डाइल्यूटेड HNO3 है बच्चों, क्या है HNO3, अगर HNO3 है तब क्या होगा कि हमारे पास मेटल HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, सॉल्ट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। जो नाइट्रिक एसिड है बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसीलिए क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। अभी हमने देखा मेटल प्लस एसिड क्या बना दे रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहां मेटल के साथ ये बनता है, एक्सेप्ट दो मेटल हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम। दो मेटल हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करेंगे, मैग्नीज और मैग्नीशियम। बच्चों हमने मैग्नीज लिया या फिर मैग्नीशियम लिया, कोई भी हम ले लें, तो हमने क्या किया, HNO3 ले लिया डाइल्यूटेड, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया। और क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ, ये पूछा जाता है। HNO3 किसकी तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब हम देखते हैं बच्चों इसी में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या है हमारे पास, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, ये है कार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव। तो एसिड हमने ले लिया बच्चों, HCl ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट का मतलब। अब क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, CaCl2 और क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से वाटर फॉर्म होगा बच्चों। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं, दो है हमारे पास, क्लोरीन भी दो कर लीजिए HCl में, और सब कुछ बैलेंस है बच्चों। अब इसी के बाद हमने क्या किया, H2SO4 ले लिया, एसिड प्लस Na2CO3, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ये आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या था, सोडियम कार्बोनेट था बच्चों, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये अब हमारे पास इसी ढंग से बच्चे हम HCl ले लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब अगर हमारे पास टेस्ट फॉर CO2 आ जाता है बच्चे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। टेस्ट फॉर CO2 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है।
इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये है लाइम वाटर। क्या है बच्चों? लाइम वाटर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम भी नेम देते हैं। हमने क्या किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया। मतलब ये क्या है? व्हाइट वॉशिंग। हमने व्हाइट वॉशिंग की अपने घर में, तो उसके बाद आप देखिएगा बच्चे, जब व्हाइट वॉशिंग हो रही होती है, पेंट हो रहा होता है, उस समय उसमें उतनी शाइनी कोटिंग नहीं आती। आप देखना एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद देखते हैं उसकी कोटिंग और शाइनी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चे, एयर के साथ वो कांटेक्ट में आता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो बना देगा एक वाटर इंसॉल्युबल और शाइनी एक कवरिंग, एक कोटिंग फॉर्म करेगा उस सरफेस पे, और प्लस वाटर यहां से इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब ये जो एक शाइनी कोटिंग बन रही है बच्चे, यहां पर हमारे पास एक मिल्की सॉल्यूशन बनेगा और जो कि होगा एक वाटर इंसॉल्युबल। वाटर इंसॉल्युबल और क्या होगा बच्चों? एक मिल्की सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा। एक मिल्की सॉल्यूशन बन गया इधर से, है ना? मिल्की सॉल्यूशन यहां पर एक CaCO3 बना दिया उसने अपनी कोटिंग पे, एक कोट होगी इसके ऊपर। अब क्या हुआ? इसी कोटिंग पे देखना क्या होता है कि पेंट धीरे 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 खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो आउटर लेयर है ना बच्चों, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कलर धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब उसमें एक्सेस ऑफ मॉइस्चर आना स्टार्ट हो जाती है। हमारे घर में पेंट जब होता है, आप देखिएगा 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाती है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर आ गई है, मॉइस्चर आ गया है, जिसकी वजह से वो एक वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। और इस कंडीशन में मिल्कनेस डिसअपियर हो जाती है बच्चे। अब पूरा का पूरा हमारा पेंट क्या हो गया? बेकार हो गया। चलिए, अब ये हमारे पास था। नेक्स्ट नंबर इसमें आगे देखते हैं। और हम अगर हम मेटल को बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन कर तो क्या होता है? हमने क्या किया? HCl लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 क्या बना देगा? ये बना देगा बच्चों NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम ही प्रोडक्ट मिलता है जब मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ कंबाइन होता है। तो बस इसे आप बैलेंस कर लीजिए। अगर बैलेंस नहीं है तो NaCl, CO2 और H2 बैलेंस भी है ना? इस ढंग से कोई भी एसिड अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को फॉर्म करेगा बच्चों। एक बच्चों इसमें क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बच्चे ये हमारे पास है, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। सीधे सीधे इसमें हम सीधे टिक कर लेते हैं। लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है बच्चों। नेक्स्ट नंबर है बच्चों रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दो ऑक्साइड्स होते हैं। एक तो है मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर बच्चों, बेसिक नेचर ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? दोज ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। जो एसिडिक और बेसिक दोनों दो प्रॉपर्टीज को शो करता है उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक।
जनरली हमारे पास क्या है, बेसिक नेचर। अब कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेटल ऑक्साइड? जैसे कि बच्चों हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और मैं इसे ले लेता हूं HCl के साथ। मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। कैसे पता चला मेटल ऑक्साइड? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और इसके आउटर मोस्ट सेल में आएंगे 2,8,8,2। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो मेटल है। तो कैल्शियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2,8,8,2। लास्ट सेल में 2 है, तो ये मेटल ऑक्साइड है बच्चों। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ। क्या बना दे रहा है? CaCl2 प्लस वाटर। इसी ढंग से हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है बच्चों। HCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? CuCl2 प्लस वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, H2SO4 के साथ करा दो रिएक्शन, क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सॉल्ट प्लस वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइन सबको याद होनी चाहिए बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसी के बाद हमारे पास आ जाता है बेसिस। अब बेसिस होते क्या है? बेसिस होते हैं जैसे एसिड सोर इन टेस्ट, बेसिस क्या है बच्चों? बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट है। और ये एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास बेसिस की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, NH4OH, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। जो भी एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा वो सब क्या होता है? बेस। चलिए अब इसी में हम आगे समझते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये किसके बेसिस पे है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। कितना? 100%। उसे हम नेम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करता है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा बच्चों? K पॉजिटिव OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। तो ये सब हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे वो कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा था, ऐसे ऐसे ये भी क्या है? 100% डिसोसिएट हो जा रहा है। अभी हम पीएच के फॉर्म में देखेंगे बच्चों, इसका पीएच जो रहता है 12 to 14 के बीच में रहता है, क्योंकि पीएच स्केल में जो रीडिंग होती है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं 0 से लेके 14 तक होती है। बेस हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस। इसी ढंग से आ जाता है वीक बेस। वीक बेस क्या होता है बच्चे? पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कंप्लीटली नहीं होते, कभी भी पार्शियली डिसोसिएट होते हैं बच्चे, पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि हमारे पास है NH4OH, NH4OH जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा बच्चे, वीक बेस है, एक्वस सोल्यूशन में इन वाटर में ब्रेक डाउन होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वीक बेस है। ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है बच्चों, तो ये क्या आ गया, Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। ऐसे ही कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक वीक बेस है बच्चों, है ना। जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक वीक बेस है। वीक बेस मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन हो रही। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या आती है, प्रॉपर्टीज यही है कि बिटर इन टेस्ट होगा और ये एक सोपी इन टच होता है। अगर बेस में हम ना टच करेंगे जैसे सोप में होता है उस ढंग से हमें फील होगा, स्लीपरी इन टच, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स, इसे हम अभी सारा कुछ पढ़ेंगे। बेसिक सोल्यूशन टर्न कलर रेड लिटमस टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज में फॉर्म करता है येलो, और फिनोप्थेलिन में फॉर्म कर देता है कलरलेस टू पिंक। चलिए इसको अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, OH आयन को रिलीज कर रहा है, OH आयन को रिलीज कर रहा है तो एसिड सॉरी बेस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा बच्चे, फ्लो ऑफ चार्ज को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की जो कि इंपॉर्टेंट है। मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, कुछ ही मेटल करते हैं बच्चे, जैसे कि मैं एक यहां पर लिख देता हूं एल्यूमिनियम और एक लिख देते हैं Zn, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, प्लस H2O, एल्काइली से हम बोलते हैं जो भी बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं एल्काइली, तो ये बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस बच्चों रिलीज हो जाती है। इसी ढंग से Zn NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन गया सोडियम जिंकेट। ठीक है बच्चों, बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2 इधर आ जाएगा, Zn ऑक्सीजन के नंबर 2, हाइड्रोजन 2, ये तो बैलेंस है। ऊपर वाली रिएक्शन को भी देख लीजिए, यहां पर आ गया 2, इधर भी 2 कर दीजिए बच्चों, इधर भी 2 आ जाएगा। आप कितने आ गए हमारे पास, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन केवल 2 हैं, ऑक्सीजन के नंबर 2 + 1 3, ऑक्सीजन के नंबर इधर 4 है बच्चों, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2। अब कितने आ गए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 + 2 6, इधर 3 कर दीजिए बच्चों, अब बैलेंस भी हो गया। ऑक्सीजन के नंबर भी 4, सॉरी ऑक्सीजन के नंबर भी 4, ऑक्सीजन के नंबर भी 4, ये बैलेंस है। चलिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है बच्चों आप लोगों को। आप नेक्स्ट नंबर, और इसका नेम जो था बच्चे, एक का नेम था सोडियम एल्यूमिनेट, एक का तो नेम है सोडियम एल्यूमिनेट, तो दूसरे का नेम है सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जनरली एसिडिक इन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स जो हैं वो न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, जनरली एसिडिक नेचर ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑक्साइड। अब हमारे पास बेस क्या है बच्चों, NaOH है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, CO2 है, क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस वाटर। लेकिन कुछ ऑक्साइड बच्चों, कुछ ऑक्साइड जो हैं एम यहां पर न्यूट्रल भी रहते हैं। अब हमें कैसे पता, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 2, 4, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर।
इसी ढंग से हमने क्या ले लिया, NaOH, इसी ढंग से हमने ले लिया MgOH होल ट्वाइस। कोई भी बेस हम ले सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन को रिलीज करेगा, प्लस CO2, क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है MgCO3 प्लस वाटर, इसका नेम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चे 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन जाता है Mg2CO3 होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया MgCO3। ठीक है बच्चों, इस ढंग से हमारे पास ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हो जाएगी। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेसिस की। एसिड्स एंड बेसिस आयोनाइज इन वाटर, बोथ एसिड एंड बेसिस आयोनाइज इन वाटर। अगर मैं बात करूं एसिड की, तो वो क्या कर देता है, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में ये रिलीज करेगा। सेम बेसिस भी क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। देखो इसमें यहां पर H पॉजिटिव है, यहां पर OH नेगेटिव है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल द बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन, ये तो हमारे पास है, ये हमने देख लिया। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको इसमें और बता देता हूं, एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में H आयन को रिलीज कर रहा है, अब इस H के पास देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रह गए, 0। तो ये H आयन क्या करता है, फिर से वाटर के साथ कंबाइन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो एक आयन बना देता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे बच्चे, हाइड्रोनियम आयन, जो एक्वस सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जितने बेसिस हम देखते हैं बच्चे वो सब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो भी बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं एल्काइली। ठीक है बच्चे, द बेसिस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एल्कलीज, इसे हम बोलते हैं एल्कलीज। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, है ना, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट आपसे बोल रहा हूं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, all alkalis are bases but all bases are not alkali, जैसे NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये सब alkalis। लेकिन अगर बात करूं CuOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, ये सब क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन बेस है लेकिन वाटर इनसॉल्युबल है। तो यहां पर हमारे पास है एक पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, ऑल alkalis are bases but all bases are not alkalis। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जैसे कि NaOH, KOH, ये सब क्या है, NaOH है, KOH है, MgOH होल ट्वाइस है, ये सब हमारे पास एल्कलीज है। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है और जिंक हाइड्रोक्साइड है, अदर और भी मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बोथ एसिड एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि H आयन और OH नेगेटिव आयन में आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन है, जब कोई भी एसिड को हम बेस के साथ कंबाइन करते हैं बच्चों, तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को नेम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नेम देंगे इसे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों क्या नेम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, हमने एसिड क्या ले लिया, HCl ले लिया, और बेस क्या ले लिया बच्चों, NaOH ले लिया, क्या बना देगा, NaCl प्लस वाटर।
है ना। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है H2SO4 प्लस KOH ले लेते हैं, क्या फॉर्म कर देगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, H2SO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस वाटर। ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चे, ये सब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं बच्चों। व्हाई डू HCl HNO3 और भी बहुत सारे हमारे पास जैसे कि CS3COH H2SO4 कॉमा एटसेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि अल्कोहल है और हमारे पास अल्कोहल है बच्चों, ग्लूकोज है, डू नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। जैसे कि ग्लूकोज में भी बच्चों हाइड्रोजन तो होता ही है, ये देखो C6H12O6, अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, लेकिन ये हमारे पास एक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H आयन को रिलीज करते हैं। तो यही हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, जैसे कि HCl और HNO3 H2SO4 में यही होता है। और जैसे हमारे पास है ग्लूकोज है या फिर अल्कोहल है, ये H आयन को रिलीज नहीं करते हैं बच्चों, ये H आयन को रिलीज नहीं करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका मीनिंग ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता बच्चों। तो यही ये लिखा हुआ है, व्हाइल ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट हैव रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, hence no acidic character is shown by them। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये H आयन मतलब इसके ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एसिड आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये सपोज हमारे पास कोई एसिड है, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनायन, कुछ भी हो सकता है, Cl नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव। These free ions carry the electrical charge from one place to other, hence conduct electricity। चलिए नेक्स्ट नंबर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why does dry HCl gas not change the color on dry litmus paper। क्योंकि ड्राई HCl जो है वो आयोनाइज ही नहीं होता बच्चे, H आयन को रिलीज ही नहीं करेगा। कब करेगा, अगर उसकी जगह पे हम एक्वस मीडियम ले लेते तो ये H आयन को रिलीज कर देता। तो ड्राई HCl डज नॉट कंटेन एनी H पॉजिटिव आयन, तो इसीलिए ये कोई भी लिटमस पेपर में कोई भी चेंजिंग को शो नहीं करेगा। हमें अगर हम एक भी चीज अगर एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ड्राई की जगह अगर हम यहां पर वेट लिटमस पेपर ले लेते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हमारे पास क्या कहने का मीनिंग ये है कि हमें एक्वस मीडियम चाहिए ही चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि दो हमारे पास है एसिड, एक तो दे दिया 1M CH3COOH और एक दे दिया 1M HCl। इन दोनों में से कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी। M का मतलब है बच्चे मोलर कंसंट्रेशन मतलब दोनों की अमाउंट इक्वल है। तो यहां पर हम देखेंगे कि किसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, किसमें ज्यादा होगी बच्चों, जो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगा इन दोनों में से। अब ज्यादा डिसॉल्व कौन सा हो सकता है, जो ज्यादा आयोनाइज हो रहा है। और कौन सा आयोनाइज हो रहा है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और CH3COH क्या है बच्चों, वीक एसिड है।
तो यही इसमें है 1 MnCl solution will have higher concentration H positive ion than 1 MCH3COH because HCl easily give H positive ions and Cl negative ions in water, hence more H positive ions are produced. तो इसका मीनिंग यही है कि जो दूसरा एसिड हमारे पास है वो वीक एसिड है, वो लेसन नंबर में H आयन को रिलीज करेगा। बच्चों हमारे पास इसे मैंने बता रखा है, अभी हम पीएच में भी देखेंगे। पीएच अगर हमारे पास ग्रेटर देन, देखो पीएच स्केल में अभी हम ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पीएच स्केल में जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो एसिडिक बेसिक नेचर को बताता है हमें, वो स्केल को हम नेम देते हैं पीएच स्केल, जहां रीडिंग होती है 0 to 40। अगर हमारे पास पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक रहेगा, पीएच इक्वल टू 7 है तो हमारे पास क्या रहता है बच्चों, न्यूट्रल हो जाता है। पीएच अगर लेस देन 7 है तो वो क्या रहता है, एसिडिक। अगर उसी में भी देखो 0 से लेके 3 तक आ जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3 to 5 मॉडरेट एसिड, और 5 to लेस देन 7 आ रहे हैं तो वीक एसिड। पीएच अगर हमारे पास इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल, 7 to 9 है तो बच्चे वीक बेस, 9 to 12 मॉडरेट बेस, 12 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस। एक यहीं पर हमारे पास जो अभी तक हम पढ़ रहे थे बच्चों कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज कर रहा है, बेस वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताया आर्रेनियस, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो एच आयन को रिलीज करता है, बेस वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है बच्चों, इंडिकेटर्स। तो बच्चे हमारे पास एसिड, हमें डिफरेंट एसिड दे दिया जाता है, जैसे कि हमें लैक्टिक एसिड दे दिया, सिट्रिक एसिड दे दिया, मैलिक एसिड दे दिया, चलो हम इसे टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये तो बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इनके लिए हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हम किसी भी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, या ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के बेसिस पे कलर से ही हम उसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। मेनली कलर और उसकी स्मेल से जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वही हमारे पास इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर कलर और ओडर व्हेन एडेड इनटू एन acid or an alkaline solution to indicate the presence of an acid or a base are called indicators। जो आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस को, कब आइडेंटिफाई करता है बच्चे, कलर के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे, तो वही हमारे पास है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे पास डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर सबसे फर्स्ट नंबर है ऑन नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ हमारे पास है, कुछ हमारे पास सिंथेटिक होते हैं। बेसिस ऑफ कलर चेंज में हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि लिटमस पेपर है, जो एसिड को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड टू ब्लू। टर्मेरिक बच्चे, एसिड में अगर टर्मेरिक में हम एसिड डाल देते हैं तो नो चेंज, जैसा उसका कलर है वैसे ही रहेगा येलो, लेकिन बेस करते हैं तो रेडिश कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रेंजिया एक प्लांट है बच्चों जो एसिड में ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस को, जो हमारे पास एसिड जो है ब्लू में कन्वर्ट करता है, बेस जो है वो पिंक में कन्वर्ट कर देता है। रेड कैबेज जूस, एसिड में सेम रहेगा कलर, नो चेंज, रेड ही रहेगा, लेकिन बेस में ग्रीन कलर का हो जाएगा। फ्लावर पिटूनिया हमारे पास रेडिश है, रेडिश पर्पल इन एसिड में रहता है, और वायलेट कलर का जो है वो बेस में रहता है। तो ये हमारे पास कुछ बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, आपको ध्यान से अच्छे से इनको लर्न कर लेना है। किस सॉल्यूशन में आपसे पूछेगा, जैसे टर्मेरिक एसिड में क्या देगा तो नो चेंज, बेस में क्या दे देगा, रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइड्रेंजिया प्लांट का पूछ सकता है,
एसिड में क्या होगा? ब्लू। बेस में क्या होगा? पिंक। तो आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता हो, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ना भी है। अब हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसे हम लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं बच्चे, मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी इसी को हम नेम देते हैं। इंडिकेटर में हमारे पास दो हैं जो आपके सिलेबस में, एक तो मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बच्चों एसिड में कलरलेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन जहां होगा वहां कलरलेस, बेस में कौन सा कलर दे देगा? पिंक। एसिड कलरलेस, न्यूट्रल कलरलेस, और बेस में हमारे पास क्या दे रहा है? पिंक। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। पी से ही फिनोप्थिलीन स्टार्ट हो रहा है बच्चे, पी से ही यहां पर बेस में करेगा, सो पिंक भी आएगा। एसिड में हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस में येलो, और न्यूट्रल में कलर चेंज, नो चेंज, कोई भी कलर चेंज को सो नहीं, सॉरी, टर्न ऑरेंज इन न्यूट्रल, जो कलर था वही रहेगा, है ना, नो चेंज। बेस में क्या कर रहा है? येलो। एसिड में क्या कर रहा है बच्चे? एसिड में यहां पर रेड। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो पीएच की रीडिंग चेंज होने के साथ साथ कलर को भी चेंज करता है बच्चों। तो क्या है? और यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स दैट शोज डिफर कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, है ना। तो अब इससे हम यही एस्टिमेट करते हैं पीएच की रेंज जैसे जैसे चेंज होगी, अब हमारे पास जो एसिड है उसका या बेस है कलर चेंज करता है, तो उसकी बेसिस पे हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं एसिड है कि बेस है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है 1 से 3 तक तो उसका कलर रेड रहता है। अगर 4 to 6 आ जाता है तो येलो हो जाता है कलर। अगर 7 है तो उसका कलर ग्रीन होगा, न्यूट्रल। 8 to 10 है बच्चों, वीक बेस होगा, कलर रहेगा ब्लू। 11 to 14 जहां पर कलर क्या रहता है? पर्पल। तो ये आपको डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर जो शो करेगा वो हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपसे पूछ सकता है पीएच 7 में कौन सा कलर होता है या पीएच 14 में कौन सा कलर है, तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। लेमन जूस जिसका पीएच 2 है तो पीएच इसका कलर क्या होगा? रेड। वाटर जिसका पीएच 7 है, कलर क्या होगा बच्चों? ग्रीन। सोप सोल्यूशन पीएच 10 है, कलर क्या रहेगा? ब्लू। NaOH पीएच 13 है, कलर क्या रहेगा? पर्पल, है ना। ये हमारे पास कुछ इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब अभी हमने पढ़ा था, एक तो हम कलर चेंज के बेसिस पे देखते हैं, एक उसकी स्मेल से देखते हैं। जब स्मेल से चेक करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस whose smell changes in acidic और बेसिक मीडियम। जैसे कि बच्चों अनियन है, वेनिला एसेंस है, और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। अनियन हमारे पास एसिड में और भी इसकी स्मेल तेज हो जाती है बच्चे, लेकिन बेस में जिसमें कोई भी हमारे पास स्मेल नहीं रहेगी बच्चे, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। वेनिला एसेंस में यही होगा, एसिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाएगी लेकिन बेस में डिसअपियर। क्लोव ऑयल मतलब लौंग के तेल में भी यही रहता है, एसिड जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो इसकी स्मेल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन बेस आएगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड बेस, एसिड और बेस को बच्चे। दूसरा हमारे पास अब इसके बाद नया टॉपिक आता है बच्चों कि एसिड की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कैसे मेजरमेंट करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन दी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा हैं बच्चे, इसका मतलब वो एसिडिक होगा। OH नेगेटिव आयन जितने ज्यादा हैं, इसका मीनिंग वो बेसिक है। Larger the number of H positive ion produced by an acid, stronger is the acid. जितना H पॉजिटिव आयन कोई भी एसिड रिलीज करेगा उतना हमारे पास वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और लार्जर द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जितना बेस OH नेगेटिव आयन को ज्यादा रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। अब क्या है हमारे पास? पीएच क्या चीज होती है बच्चों? व्हाट इज पीएच? पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करता है उसे हम बोलते हैं पीएच।
पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या है, सारा कुछ इसको एक्सप्लेन करेंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH is a measure of the acidity or basicity, मतलब acidic nature or basic nature of a solution. It depends on the concentration of hydrogen ion present in the solution. H पॉजिटिव आयन पे ही डिपेंड करता है एसिड। जैसे कि pH अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा बच्चों, pH अगर इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल होगा, pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होगा, है ना। तो मतलब जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट कर रहा है वो क्या है? पीएच। पीएच का क्या मीनिंग है? जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये कहां से कहां तक की इसकी रीडिंग रहती है बच्चों? 0 से लेके 14 तक की इसकी रीडिंग है। 0 से लेके लेस देन 7 तक हम इसे बोलते हैं एसिडिक, इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है बच्चों, ग्रेटर देन 7 है तो इसे हम बोलते हैं बेसिक, है ना। बैटरी में जो एसिड होता है बच्चों, हाईली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्टमक में हमारा HCl होता है जो कि 1.5 से 3.5। लेमन का पीएच जो है वो 2 होता है बच्चे, विनेगर 3 हो जाता है, टोमेटो जूस 4 है। ये सारे कुछ हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पीएच थे वो इसमें दे रखे हैं बच्चे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, सी वाटर 8.1। तो अब हमारे पास क्या है, इसी की कुछ एप्लीकेशंस हैं बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना ही है। सीबीएसई में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और बाहर इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन पीएच की यही है कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है। पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे स्टमक का बच्चों पीएच है, स्टमक का पीएच है वो कितना है? 1.5 से लेके 3.5 तक। अगर इससे कम हो जाता है तो फिर एसिडिटी हो जाती है बच्चे, है ना। दिस, और ये क्या कर रहा है? एसिड हमारे फूड को खराब होने से बचा रहा है। दूसरा, हमारे जो फूड में बैक्टीरिया आ जाते हैं उसे किल करता है बच्चों। लेकिन एक्सेस एसिड कॉजेज एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, ज्यादा अमाउंट में अगर एसिड सिक्रीट हो जाता है तो एसिडिटी बन जाती है बच्चों। अब एसिडिटी बन रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप बेसिक एक कोई पार्ट ले लीजिए, जैसे कि बेकिंग पाउडर है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करेगा? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा बच्चे। जो एसिडिटी बनी थी बच्चों, तो वो क्या किया, हमने क्या किया, बेकिंग पाउडर ले लिया, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस को ले लिया। तो जैसे ही हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो वो क्या कर देता है, आपस में एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है बच्चों। तो इसी को हम नेम बोलते हैं बच्चों एंटासिड। एक यहां पर तो क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट आर एंटासिड यूज्ड, सॉरी व्हाई आर एंटासिड यूज्ड। तो एंटासिड क्या करता है? एक्सेस ऑफ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। दे न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड एंड रिलीव एसिडिटी। ठीक है बच्चों। अब इसी में हमारे पास ये है नेक्स्ट नंबर, पीएच इन टूथ डिके। अब क्या होता है कि दांत की जो इनेमल है बच्चों वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां का जो पीएच है अगर ना लेस देन 5.5 हो जाएगा, बिलो अगर लेस देन 5.5 है तो इसका मतलब टूथ डिके होना स्टार्ट हो गया बच्चे, है ना। खाना खाते हैं, हमने ब्रश नहीं किया, सपोज ऐसे ही हम सो गए या कुछ काम करने लगे, तो क्या हो जाता है, खाना हमारे दांतों में फंसता है, धीरे 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 खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे माइक्रोब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि बेसिक हमारे पास टूथपेस्ट जो है उसे हम पेस्ट करें, और ये क्या हो करेगा, इस एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करेगा बच्चों। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि लेस देन 5.5 अगर पीएच हो रहा है तो उस कंडीशन में माइक्रोब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है पीएच इन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि हनी भी है बच्चे, चींटी हमें काटती है, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपने स्टिंग में फॉर्मिक एसिड को रिलीज करता है। किसे करेगा? फॉर्मिक एसिड, HCOOH, है ना। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चे? HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। क्या करेगा? कॉज करेगा, सॉरी, कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब सॉल्यूशन ये है कि हम इस माइल्ड बेस ले लें, बेकिंग पाउडर इसमें मिला लें, बेकिंग सोडा को, सोडियम कार्बोनेट, जिससे कि एसिडिक है तो बेस के साथ मिक्स होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बच्चे। कुछ प्लांट भी होते हैं, जैसे प्लांट आपने देखा होगा, एक वाइल्ड प्लांट है स्टिंगिंग नीटल। तो ये क्या होता है, इसकी लीफ में इस ढंग से इसकी एक आउटर कवरिंग है बच्चों। तो अगर इसमें हमारा हाथ टच होता है तो क्या होता है, देखना, ये कांटे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये चुभना स्टार्ट हो जाएंगे आपके हाथ में या आपकी बॉडी में। तो इससे क्या हो जाता है कि यहां पर ये फॉर्मिक एसिड को रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, इरिटेशन होगा बच्चे। क्योंकि इनके पास जो ये एनिमल्स है ना बच्चे, या फिर ये प्लांट है, इनके पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ पार्ट है नहीं। अब हमारे पास तो हम क्या है, हाथ है, पांव है, भाग जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन ये प्लांट क्या करेगा? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये क्या करता है, अपने पास एक फॉर्मिक एसिड को स्टोर करके रखता है प्लांट। एनिमल भी ये क्या करेंगे, इसे रिलीज करेंगे, जिससे क्या होगा, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। या कुछ जो इनके ऑर्गेनिज्म हैं जो इनसे फूड लेना चाह रहे हैं, तो वो सब के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसे रिलीज करता है। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर कहीं चींटी काटती है, हनी भी कट कर देती है, या फिर स्टिंगिंग नीडल लग जाता है हमें कहीं, तो उस कंडीशन में क्या करो, बेकिंग पाउडर थोड़ा यूज कर लें, तो उससे क्या होगा, जो इरिटेशन हो रही थी उससे रिलीफ मिलेगा बच्चों। ये हमारे पास पूछा जाता है। अब नेक्स्ट नंबर है पीएच इन एग्रीकल्चर। पीएच इन एग्रीकल्चर का मतलब है प्लांट एक सुटेबल पीएच में ही ग्रो होता है बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे पास है 6.5 से लेके 7.5 तक। अगर ये पीएच इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो हमें उसमें एसिडिक अब फर्टिलाइजर यूज करना होगा। अगर हमारे पास इससे कम है तो बेसिक करना होगा बच्चे, है ना। इफ द सॉइल टू एसिडिक, फार्मर्स ऐड क्विकलाइम, है ना, स्लेक द लाइम को ऐड कर देते हैं, जिससे कि रिड्यूस हो जाती है एसिडिटी। इफ द सॉइल टू एल्कलाइन, जैसे कि फर्टिलाइजर को ऐड कर देंगे हम, जिससे कि वो इंप्रूव करे उसकी एसिडिटी को, सॉरी फर्टिलिटी को। और इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा एक बैलेंस पीएच होगा तो प्रोडक्शन की जो अमाउंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है पीएच इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है बच्चे, वो होता है 7.3 से लेके 7.4 तक। ये जनरली ये पीएच चेंज नहीं होता बच्चों, ये यही रहता है, पीएच जनरली चेंज नहीं होता। अगर पीएच चेंज हो रहा है, देखो हम अगर कोई भी एसिडिक या बेसिक फूड लेते हैं, जो पीएच हमारे ब्लड का है वही, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे आयंस होते हैं, ब्लड में ऐसे आयंस होते हैं जो उस पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। अगर वो आयंस उस पीएच को मेंटेन करके नहीं रख पा रहे तो फिर क्या होगा, हमें एक्सटर्नली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सॉल्ट लेना होगा। तो इवन स्मॉल चेंजेस इन ब्लड पीएच कैन बी डेंजरस। द बॉडी मेंटेन्स द पीएच किससे करता है, थ्रू नेचुरल बफरिंग सिस्टम। हमारे जो ब्लड में आयंस हैं उसी से वो बैलेंस करके रखता है बच्चों। अगर ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें क्या करना होगा, मेडिसिन सॉल्ट को यूज करना होगा। पीएच इन द एनवायरमेंट। अब हमारे पास क्या बच्चों, देखो, अगर एटमॉस्फेयर का पीएच, जैसे कि एसिड रेन आपने नेम सुना है, अगर पीएच लेस देन 5.6 है, लेस देन 5.6, तो इसको बोलते हैं एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन क्या करता है, क्रॉप, फॉरेस्ट, एक्वेटिक लाइफ को, बिल्डिंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है ना। इससे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसिडिक नेचर आप इंक्रीज हो गया। कितना, अगर 5.6 से लेस हो जाता है तो एसिडिक रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। पीएच इन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स में, यहां पर पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, है ना, इन सब में हमारे पास ये पीएच यूज होगा। अब एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया, इन विच पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क
टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास जो पीएच रेंज होनी चाहिए हमारी बॉडी की बच्चे, वो कितनी होनी चाहिए? 7 to 7.8। लास्ट 7.8 जो कि पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करता है बच्चों, तो यहां पर इतना ही पीएच होना चाहिए, इससे ज्यादा पीएच नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक और, इसी में सॉल्ट्स। सॉल्ट होते क्या है? सॉल्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं कैटाइन और एनाइन के। मतलब कैटाइन और एनाइन का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या बनेगा? सॉल्ट। और सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड with a base in which replaceable hydrogen of the acid replaceable by metal or ammonium ion. Salt are ionic compounds. Ionic मतलब दो पार्ट में आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है. They are formed by the neutralization reactions. Salt may be neutral, acidic, basic, depends on the acid or base. कुछ भी सॉल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूट्रल ही होगा, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे फॉर्म हो रहा है? कैटाइन और एनाइन, जैसे कि NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, MgCl2, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक कैटाइन दूसरा एनाइन, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक सॉल्ट फॉर्म होता है। अब इसी में देखते हैं बच्चों हम, जैसे कि अभी हमने लास्ट नंबर पॉइंट पढ़ा, सॉल्ट में बी न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। जैसे हमारे पास है NaOH है बच्चों, यहां पर हमारे पास है NaOH, हमने रिएक्शन कराई HCl के साथ, क्या बना? NaCl प्लस वाटर। अभी हमारे पास क्या है? ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। अब क्या बना? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका पीएच क्या रहेगा बच्चों? इक्वल टू 7। अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड है, तो दोनों में पीएच क्या रहता है? 7। दोनों में क्या रहेगा बच्चे? 7 रहेगा। जैसे कि मैंने इधर ले लिया CH3COH ले लिया एसिड, और इधर NH4OH बेस ले लिया जो कि वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड। CH3COH क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा? CH3COONH4। देखो एक कैटाइन एक दूसरा एनाइन, ये NH4 पॉजिटिव CH3CO नेगेटिव, अमोनियम एसिटेट प्लस वाटर। अब ये दोनों तो क्या है? वीक एसिड वीक बेस। ये क्या बना? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पीएच क्या आ जाएगा? इक्वल टू 7। इसी ढंग से अब हमारे पास है, इसी में जैसे कि हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया बच्चे हमने, वीक एसिड ले लेते हैं CH3COH, ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या बना? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या रहेगा? ग्रेटर देन 7। 7 से ज्यादा हो जाएगा पीएच। इसी ढंग से अगर हमने क्या ले लिया? वीक एसिड, और यहां पर वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने, ये ले लिया बच्चों, NH4Cl बन जाएगा प्लस वाटर। अब क्या आया? सॉल्ट ऑफ, ये क्या था? वीक बेस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base। तो pH is less than 7, है ना? pH अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pH क्या रहेगा बच्चों? लेस देन 7। चलिए बच्चों, ये हमारे पास था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कि NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं बच्चों,
रॉक सॉल्ट भी यही है, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला है। NaOH को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चे CaOCl2। ये हमारे पास है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि है बेकिंग सोडा, और इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट नंबर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा है हमारे पास। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है? CSO4.12H2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, CSO4.H2। ये सब हमारे पास क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब होता है बच्चों हाफ, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जिप्सम हमारे पास है, जिप्सम हमारे पास क्या रहता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो ये फॉर्मूला है CSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो बच्चे ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके हम यूजेस और कैसे फॉर्म हो रहा है ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है बच्चों कॉमन सॉल्ट, जो कि सोडियम क्लोराइड है। केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम तो कॉमन सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl। यहां पर सोडियम क्लोराइड हो गया। अब कैसे फॉर्म हो रहा है? एसिड और बेस के साथ। देखो हमने क्या किया, एक एसिड को बेस के साथ कंबाइन करा देते हैं बच्चों, एक एसिड को बेस के साथ। बेस हमारे पास है NaOH और एसिड हमारे पास है HCl। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर, वाटर को फॉर्म कर देता है बच्चों। सी वाटर में बहुत सारे अदर सॉल्ट भी कंटेन होते हैं बच्चे, है ना। तो हमारे पास क्या है? इट इज ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग अदर सॉल्ट फ्रॉम इट। NaCl को, क्योंकि जब NaCl हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं उसमें बहुत सारे अदर सॉल्ट भी, उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं, वहां से NaCl फॉर्म होता है। डिफरेंट फॉर्म के फॉर्म में हमें से मिलता है, जैसे कि रॉक सॉल्ट भी हम बोलते हैं। जैसे अब हमारे पास कुकिंग पर्पस में इसका यूज होगा। जो सेकेंड नंबर यूजेस है बच्चों, ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर यूजेस ये है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर, किसको फॉर्म करने में यूज हो रहा है? ये फॉर्म करता है बच्चे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमा एटसेट्रा। किसके लिए फॉर्म कर रहे हैं हम? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब बनाने के लिए NaCl का यूज कर रहे हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज हो रहा है। प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं बच्चों इसे हम। और दूसरा, कॉमन सॉल्ट यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। थर्ड नेक्स्ट नंबर यूजेस है, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है, तो स्नो को हटाने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज कर देते हैं, जिससे वो स्नो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट नंबर है बच्चों अब हमारे पास कॉस्टिक सोडा, जो किससे हो रहा है? रॉ मटेरियल क्या है इसका? NaCl। कॉस्टिक सोडा ये कॉमन नेम है बच्चों, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला NaOH। कैसे फॉर्म हो रहा है? फॉर्म ये हो रहा है हमारे पास, हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया बच्चे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक और पानी का एक सॉल्यूशन है, ये लिया और इसमें हमने पास करा दी इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या करा दो? इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया बच्चों तो क्या बना? NaOH
प्लस Cl2 प्लस H2। आप ध्यान में रखिएगा, इसे AC करके याद रख लीजिएगा। A का मतलब है एनोड और C का मतलब है क्लोरीन। तो हमें जो मिल रहा है यहां पर क्लोरीन जो मिल रही है वो एनोड पे मिल रही है, तो हाइड्रोजन कहां पर मिलेगा बच्चे? कैथोड पे। इसमें जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम उसे बोलते हैं क्लोर एल्काइली प्रोसेस। ये है बच्चे क्लोर एल्काइली प्रोसेस। क्लोर का मतलब होता है बच्चे क्लोरीन, और एल्काइली मतलब यहां पर क्या है? NaOH। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, it decomposes to form sodium hydroxide and chlorine, और साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नेम्ड द क्लोर एल्काइली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्काइली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रोसेस का क्या नाम है? क्लोर एल्काइली प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या यूजेस है इसको समझते हैं। एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है बच्चों। ये हमने क्या लिया? ब्राइन सॉल्यूशन लिया। यहां से ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या था बच्चे? NaCl प्लस वाटर था। यहां पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट के, और इसे हमने एक बैटरी से ऐड कर दिया है। अब एक्वस सॉल्यूशन में ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, है ना। अब जब ब्रेक डाउन हुआ तो हुआ क्या? Na और OH आपस में मिलकर बना देते हैं बच्चे NaOH, और Cl जो है वो एनोड की साइड में मूव कर रहा है। देखो एनोड यहां से बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड से बाहर आ जाएगा। मतलब ये एनोड पर हमें मिल जाएगा और ये कहां पर मिलेगा? कैथोड पे। तो इस ढंग से हमारे पास ये प्रोसेस हो रही है। Cl कहां मूव कर रहा है? एनोड साइड में, और OH कहां, सॉरी H कहां मूव कर रहा है? कैथोड में। NaOH क्या बना देंगे बच्चे? एक सॉल्यूशन बना देगा NaOH, जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। यूजेस क्या क्या है? अब हमारे पास हाइड्रोजन जो यूजेस होता है बच्चे, वो फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में यूज होगी। मार्जरीन मतलब आर्टिफिशियल बटर है बच्चों, वेजिटेबल ऑयल भी इसी को हम बोलते हैं, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज हो रहा है। किस फॉर्म में? फ्यूल के फॉर्म में यूज हो रहा है। ये सारे के सारे बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ दिए हैं, और यही यूजेस सीधे एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन का यूजेस कहां पर है? फ्यूल के फॉर्म में। कौन सा हाइड्रोजन? लिक्विड हाइड्रोजन बच्चों। नेक्स्ट नंबर मार्जरीन, आर्टिफिशियल बटर जिसे हम बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर के लिए यूज होगा। मार्जरीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है बच्चों, ये फैटी लीवर मिली, इससे हम जलेबी बना देते हैं या फिर समोसे बना देते हैं। वेजिटेबल ऑयल मतलब नॉर्मल घी के कंपैरिजन में बहुत कम एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इसे यूज करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फैट को बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर आता है क्लोरीन। क्लोरीन को हम क्या करते हैं? जम्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। स्विमिंग पूल में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें डाल दिया जाता है। और डिसइंफिकेंट मतलब जम्स को किल करने के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किस में यूज हो रहा है बच्चों? ये यूज हो रहा है रेफ्रिजरेटर, AC में जो गैस होती है, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए भी यूज करते हैं। NaOH का यूज है डीग्रेसिंग मेटल, मतलब हम जैसे आयरन की रॉड है उसके ऊपर से पेंट कर देते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं इसकी हम। सोप बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए NaOH का यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है ना। जैसे कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड कुछ मेडिसिन, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। ब्लीच का मतलब होता है जैसे NaOH है और Cl2, ये दोनों तो हमारे पास ब्लीचिंग में यूज होते हैं। ब्लीच करने का मतलब यही है बच्चों
कि कहीं से किसी पार्ट का कलर को हटा देना। इसको हम पूरा डिटेलिंग में अभी यहां पर देखेंगे। जैसे कि सेकंड नंबर, अब ये भी रॉ मटेरियल किससे आया, NaCl से। तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, कॉमन नेम, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला CaOCl। कैसे फॉर्म हो रहा है, हम क्या करते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम लेते हैं बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ले रहे हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम हमारे पास है CaOH होल ट्वाइस। क्या किया इसमें हमने, क्लोरीन गैस को पास करा दिया। क्या बन गया, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को क्या नेम देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नेम देते हैं। क्या नेम देंगे बच्चों से, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे फॉर्म हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ये है कि ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है बच्चों, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें क्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से आ रही है, क्लोरीन की वजह से आ रही है। एक्शन ऑफ एयर, बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ये समझनी है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अगर ये एसिड के साथ कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है, CaCl2 प्लस, फिर क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। कौन सी गैस को, क्लोरीन गैस प्लस वाटर। कौन सी गैस को रिलीज कर रहा है बच्चों, क्लोरीन। एयर के, सॉरी ये तो हमारे पास एसिड वाली रिएक्शन होगी। एयर के साथ मैं इधर लिख दे रहा हूं, एसिड के साथ ये, एयर के साथ क्या करेगा, सेम यही रिएक्शन होगी। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है, क्या बना देता है, CaCO3, और कौन सी गैस को रिलीज करेगा, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस को बच्चे, क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। अब इसी बाब हमारे पास है इसके यूजेस। यूजेस कहां पर हो सकते हैं बच्चे, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। और दूसरा, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, है ना। तो ये हमारे पास इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, जिससे हम वुड पल्प से पेपर बनाते हैं बच्चे, कलरलेस कर देते हैं पेपर को, व्हाइट कलर का पेपर होता है, अलग अलग वैरायटी होती है पेपर की भी, तो वो सब हमारे पास जो ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितना भी यूज होगा वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफिकेंट फॉर वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स को किल करने के लिए यूज करता है। थर्ड नंबर, लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि डिफरेंट कंपाउंड को डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस है बच्चे, कॉटन और लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग वुड पल्प में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा वुड पल्प का ब्लीच करने के लिए। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। और नेक्स्ट नंबर क्या है, डिसइंफिकेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी के बाद बच्चों हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड जो सीबीएसई में पूछा गया है वो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X. In this process, two gases Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode and Z कहां पर रिलीज हो रही है, एनोड। अब इसे हमने क्या किया, स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करा दिया, कंपाउंड बी फॉर्म हो गया। आइडेंटिफाई X, Y, Z एंड B। चलिए हमारे पास क्या है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किससे बनता है बच्चे, NaCl प्लस वाटर से बनता है। क्या बना देगा, ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। कंपाउंड X है जो कि NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, Cl2 AC मतलब एनोड पे बनेगा,
हाइड्रोजन कहां पर बन जाएगा बच्चों? कैथोड पे। अब क्या कह रहा है आपसे, और इनको नेम दे रखा है टू गैसेस वाई एंड जेड। वाई कहां पर रिलीज हो रही है? कैथोड पे। जेड कहां पर हो रही है? एनोड पे। ये जेड है, ये है वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? अब क्या कह रहा है? विच इज लिबरेटेड इन एनोड ऑन रिएक्ट विद ड्राई स्लेक्ड लाइन। ड्राई स्लेक्ड लाइन, एनोड पे जो गैस रिलीज हो रही है, एनोड पे हो रही है क्लोरीन, स्लेक्ड लाइन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्या बना देगा? अभी हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म कर देता है, CaOCl2 प्लस वाटर। और ये हमारे पास कंपाउंड है यहां पर बी। ये हमारे पास अब आइडेंटिफाई हो गई। X NaCl ब्राइन सॉल्यूशन है, Z एनोड मतलब क्लोरीन है, Y हाइड्रोजन है, और B क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अब इसी में हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर बेकिंग सोडा। 2-3 टॉपिक है बच्चे, ज्यादा टॉपिक नहीं है। बेकिंग सोडा हमारे पास है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैसे फॉर्म कर रहे हैं हम? ये भी एक रॉ मटेरियल है, सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज हो रहा है, जो फॉर्म कर रहा है बेकिंग सोडा को। कैसे रिएक्शन होगी? रिएक्शन ये होगी बच्चों कि हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया NaCl प्लस H2O, और इसमें पास करा दी अमोनिया गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? NaHCO3 बन जाता है प्लस NH4Cl। अब जो NaHCO3 बना बच्चे, ये थर्मली अनस्टेबल होता है। जैसे ही थोड़ा सा हम इसे हीट करेंगे, ये क्या क्या होगा देखना। NaHCO3 हीट किया तो ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे बन रहा है? ब्राइन सोल्यूशन लिया बच्चों, प्लस अमोनिया और वाटर गैस, इसमें सॉरी अमोनिया गैस पास कराई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई। क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। और यहां से अमोनियम क्लोराइड बाहर आ गई। NaHCO3 एक थर्मली अनस्टेबल है, ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? इसी में ही प्रॉपर्टीज है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, माइल्ड कोरोसिव बेस सॉल्ट होता है, और मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है बच्चों, जो कि एक बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में इसके साथ बस टार्टरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जैसे कि एक्शन ऑफ एसिड है NaHCO3 प्लस वाटर है, क्या बना देगा बच्चे? Na2CO3 हमने पढ़ा था, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहां से फॉर्म हो जाता है। कौन सी गैस यहां से रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिबिलिटी इन वाटर, अगर NaHCO3 को वाटर में ऐड कर देते हैं बच्चे, क्या होता है? वाटर में ऐड करते हैं तो दो पार्ट हमें मिलेंगे, एक मिलेगा NaOH, दूसरा मिल जाएगा H2CO3। अब क्या हुआ? ये क्या था हमारे पास? देखो स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 क्या है? वीक एसिड। ये क्या हुआ फिर? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। पीएच क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था पीएच क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच ग्रेटर देन 7 से ज्यादा पीएच आ जाएगा बच्चों इसका। इसे भी नोट कर लीजिएगा बच्चों आप। नेक्स्ट नंबर इसी में क्या आता है? यूजेज। यूजेज हमारे पास सबसे पहले तो किचन में हम यूज करते हैं बच्चे, पकौड़े बनते हैं जब हमारे घर में, या फिर कुछ भी बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट, केक जो भी बना रहे हो, वो सब के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है किस किस का? बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा दोनों को मिला दो तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर इज हीटेड द मिक्सचर इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है? अगर हमने इसे एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी थी, सॉल्ट
बना देता है, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जैसे कि NaCl बना देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जहां पर क्या, जहां पर हम जैसे कि ब्रेड को बनाने के लिए या फिर केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज करते हैं बच्चों। एंटासिड का भी इंग्रेडिएंट है, जैसे कि एसिडिटी बढ़ जाती है बच्चों। देखो क्या होता है, हमारे पास स्टमक में HCl की जब सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तब एसिडिटी बढ़ती है। तो अब हमने अगर सपोज एंटासिड मतलब बेकिंग सोडा ले लिया तो ये क्या करेगा, NaHCO3 प्लस HCl, ये न्यूट्रलाइज कर देगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आगे क्या है हमारे पास, है ना, एल्कलाइन नेचर क्या करता है, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूजेस है बच्चे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, जैसे कि NaHCO3 को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है प्लस H2, और आग बुझाने के लिए यही गैस यूज होती है ना। बेकिंग सोडा मिल्क को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं बच्चे। तो क्या होता है कि देखना, समर के टाइम में जब हम अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए हमें दूध को बचाना है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, बेकिंग पाउडर मिक्स कर देते हैं, जिससे वो उसे एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता। इन समर इट इज एडेड टू द मिल्क एज मिल्क डिकम्पोजेस एंड रिलीज लैक्टिक एसिड विच मेक्स मिल्क सार। ठीक है बच्चे, added NaHCO3 react with acid to form salt and water which neutralize the acidic effect of milk does not become sour। अगर NaHCO3 को हम ऐड कर रहे हैं, जो उसमें लैक्टिक एसिड बन रहा था उसे अब वो बनने नहीं देगा बच्चे, है ना, which neutralize the acidic effect। एसिडिक इफेक्ट को बेस है, NaHCO3 क्या है, बेस है, लैक्टिक एसिड क्या है, एसिड है, तो एसिड बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है बच्चे। इसीलिए हम दूध में बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं। वॉशिंग सोडा है कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2। कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा बेकिंग पाउडर था उसे थर्मली अनस्टेबल था, हीट कर दिया, हीट करने के बाद जो Na2CO3 है, Na2CO3 की रिएक्शन हम क्या करा देते हैं बच्चे, 10H2O के साथ करा देते हैं, तो फॉर्म हो जाता है Na2CO3.10H2। यही हमारे पास है वॉशिंग सोडा। ये क्या है बच्चे, वॉशिंग सोडा। अब क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, एल्कलाइन नेचर का होता है बच्चे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, अभी हमने देखा था, क्योंकि इसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं, Na2CO3 NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 सेम वही रहेगा, ग्रेटर देन 7 pH आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा मेनली हम कपड़े को साफ करने के लिए यूज करते हैं, डर्ट पार्ट को हटा देता है हमारे कपड़ों से। एक्शन ऑफ एयर Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा को अगर एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या हो जाता है कि यहां से 1 मोल H2O बाहर हो जाएगा, तो बचेगा, सॉरी 9 मोल H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्लस 9H2O, Na2CO3.H2O। हीट कर दें तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो है H2O के, जो क्रिस्टलाइज थे इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको हम बच्चे, तो यहां से H2O बाहर चले जाएगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा प्लस 10H2। आगे ये थर्मली अनस्टेबल है बच्चे, इसी को हम बोलते हैं सोडा एस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं, एनहाइड्रस, जिसमें वाटर नहीं होता उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट।
एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा, एसिड के साथ बच्चों ये बना देता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये इसे रिलीज करेगा। अब यूजेस क्या है, यूजेस हमारे पास है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ कुछ सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स है, उसमें बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैरम जब खेलते हैं बच्चों, उसमें हमारे पास पाउडर जो यूज होता है वो है। इट ऑल्सो रिमूव, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेस है इसका, इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर मतलब जो वाटर में कुछ आयंस, सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट, ये वाटर को हार्ड वाटर फॉर्म कर देता है। D2O जैसे ट्यूबवेल का पानी है, हैंडपंप का पानी है बच्चों, तो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो जाते हैं, वही हम उसे नेम देते हैं हार्ड वाटर। और ये क्लीन मतलब डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जैसे कि कपड़ों में है, अपने हम घरों में यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। अब इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट नंबर जो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 ट्वाइस H2O, और यही हमारे पास है CaSO4, इसी को 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस H2O, ये आ जाएगा। इधर भी लिख सकते हैं इसको हम। इसका नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी का मतलब है हाफ बच्चों, हेमी हाइड्रेट। कैसे फॉर्म हो रहा है, जब हम जिप्सम को, जिप्सम क्या है CaSO4 ट्वाइस H2O है, इसे हीट कर देते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो एक हार्ड मास सब्सटेंस का फॉर्मेशन एक क्या करेगा, पीओपी का फॉर्मेशन कर देगा। सॉरी, क्या बोला मैंने, देखना फिर से। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये पीओपी का फॉर्मेशन होगा। जिप्सम हमारे पास है CaSO4 ट्वाइस H2O, और इसे हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस एट 373 केल्विन, तो क्या बन गया CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 होल 1/2 H2O बाहर हो जाएगा, 3/2 भी लिख सकते हैं इसी को आप। अगर बच्चों अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं इसी को, अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर बाहर चले जाता है, CaSO4 प्लस H2O बना देता है यहां से। इसे नेम बोलते हैं, इसे हम नेम बोलते हैं बच्चों डेड बर्न प्लास्टर, है ना। जब हमारे हाथ में चोट लग जाती है बच्चे, तो प्लास्टर जो लगता है वो यही है, कौन सा CaSO4 ट्वाइस H2O। बहुत ज्यादा हीट अगर 100 से अब मिलेगी तो खराब हो जाएगा, इसी को नेम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। अब इसका जो यूजेस है वो कहां पर यूज हो रहा है, सबको पता है, फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन में जोड़ने के लिए यूज करते हैं बच्चों हम। दूसरा, जितने भी हमारे पास स्टैचू है, जैसे डिजाइन है, सीलिंग में डिजाइन होती है, तो वो सब किससे होती है हमारे पास, पीओपी से। हमारे घरों में जो डिजाइन बनी हुई है तो वो सब किसकी वजह, किससे हो रही है, पीओपी से हो रही है। पीओपी की एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, जब प्लास्टर लगता है ना बच्चे, उसके बाद आप देखना कि वो कुछ टाइम के बाद एक हार्ड मास सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा बिल्कुल पत्थर की तरह लगता है हमें। तो वो हार्ड मास सब्सटेंस क्या होता है, जिप्सम। मतलब अगर हमने CaSO4 हाफ H2O को फिर से हमने वाटर के साथ कंबाइन करा दिया, तो ये क्या बना देगा, एक हार्ड मास सब्सटेंस जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या है, हार्ड मास सब्सटेंस जिसे हम जिप्सम बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। क्यों ऐसा होता है, इसलिए बच्चों क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे इसके साथ मॉइस्चर आएगी, तो अभी मैंने देखा था जैसे ही वाटर आया था तो क्या बना दिया था इसने, जिप्सम। तो ये किसको फॉर्म कर देता है, हार्ड मास सब्सटेंस जिप्सम को फॉर्म कर देता है। अब हमारे पास एक इसमें छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी सॉल्ट में
फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच्ड हो रहे हैं उसे हम नेम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर केमिकली बाउंड विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट में अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो उसी को नेम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। These water molecules are essential part of the crystal and help maintain its shape and stability. अगर आप इसी को हम क्या नेम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे कि CuSO4 डॉट हाफ 5H2O, ये क्या है हमारे पास बच्चे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये क्या हुआ, ब्लू विट्रॉल, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। और इसी को कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड। हीट कर दें CuSO4 प्लस 5H2O अलग हो जाएगा, कब, हीट करने से। और ये था ब्लू कलर का, अब ये क्या बन गया, कलरलेस। ये क्या बन गया बच्चे, कलरलेस और वाटर फ्री, जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस, जिसे हम क्या नेम देंगे बच्चे, एनहाइड्रस नेम देंगे। इसी के बाद एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में हम, FeSO4 डॉट 7H2, ये क्या है बच्चे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। हीट कर देंगे तो क्या होगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, किसमें, FeSO4 प्लस 7H2। और ये कौन सा सॉल्ट है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और ये क्या है, कलरलेस, कलरलेस सॉल्ट बना देते हैं। नेक्स्ट नंबर बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन इसी में, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विथ एन एसिड गिव्स अ गैस व्हिच व्हेन पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन Y गिव्स द कार्बोनेट बैक। हमने एक कार्बोनेट पे एसिड की रिएक्शन कराई, फिर से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक गैस मिल जा रही है, लेकिन उस गैस को पास करा रहे हैं एक सॉल्यूशन Y पे, फिर से हमें कार्बोनेट मिल जा रहा है। यह हमसे बोल रहा है, हमने एक कार्बोनेट लिया बच्चे CaCO3, क्योंकि अब देखो मैं CaCO3 क्यों ले रहा हूं, इसको भी समझा रहा हूं। अब क्या कह रहा है हमसे, ऑन द अदर हैंड गैस G दैट इज ऑब्टेन एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन है तो AC का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन। एनोड पे कौन सी गैस मिल जाती है, क्लोरीन, और उसे हम Y पे पास करा रहे हैं, तो कंपाउंड Z हो रहा है, जो कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वो कौन सा होता है बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। तो पहला जो कंपाउंड होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा बच्चे, क्योंकि डिसइंफेक्टिंग इन ड्रिंकिंग वाटर है, तो कैल्शियम का कंपाउंड है। तो CaCO3 किसके साथ रिएक्शन हो रही है बच्चे, HCl के साथ, क्या बना दे रहा है, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड क्या था, X, गैस यहां से हमारे पास फॉर्म हुई CO2। इसी को गैस को एक सॉल्यूशन Y के साथ कंबाइन करा देते हैं हम, ये CO2 क्या बना देगा, ये बना देगा फिर से हमारे पास CaCO3 प्लस H2O, फिर से हमें कार्बोनेट मिल गया बच्चे। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दो, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, क्या बन जाता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये कहां पर मिल जा रहा है हमें, एनोड पे। क्लोरीन को किस में पास करा दो, Y पे,
y पे पास करा दें, क्या बन जाएगा बच्चों? ये मिलेगा हमें CaOCl2 प्लस H2, जो कि कंपाउंड हमारे पास क्या था? Z। ये गैस है G, और यही कंपाउंड यूज हो रहा है डिसइंफेक्टिंग इन ड्रिंकिंग वाटर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास है आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। हमारे पास कोई कंपाउंड X दिया है, वो Zn के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहा है A और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। अब एसिड के साथ B और वाटर, फिर एसिड के साथ C और वाटर। अभी हमने पढ़ा है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है फिर भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चे हमारे पास क्या है यहां पर? देखो HCl एसिड के साथ तो कर नहीं सकता है ना, और मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? बेस। और वो बेस कौन सा है? NaOH। वो बेस कौन सा है बच्चे? NaOH। देखो NaOH के साथ ही रिएक्शन करता है Zn। Zn क्या बना देगा? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaOH प्लस HCl क्या बना देता है बच्चे? NaCl प्लस वाटर। ये क्या है? सोडियम जिंकेट। क्या नेम है इसका? सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट नंबर NaOH प्लस CH3COOH क्या बना देगा? CH3COONA प्लस वाटर, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो कंपाउंड X क्या है हमारे पास? NaOH। A क्या है इसमें हमारे पास? Na2ZnO2। B क्या है? NaCl। C क्या है बच्चे? सोडियम एसिटेट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।